Hello students, in a previous lecture we have done Rolle's theorem and today we are going to discuss Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem क्या कहती है? अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है which is defined on the closed interval AB, अगर इस इंटरवल पे वो फंक्शन डिफाइन है और इस क्लोज इंटरवल AB पे ही वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है and it is also derivable in the open interval a to b means ab को छोड़कर बाकी इस इंटरवल के विद इन ab जो पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन डेरिवेबल भी है फाइन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी यानी कि वो पॉइंट जो होगा वो ए और बी नहीं होगा ए और बी के बीच का कोई पॉइंट होगा सच दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट derivative of the function at that point is equal to f of b minus f of a upon b minus a. So what is the meaning of this f of b minus f of a upon b minus a? Let's understand this first. Like you have a function, suppose आपके पास एक function है fx which is defined on the closed interval a to b. ठीक है? As we know that function is continuous also from this interval to this. So we consider a function which is continuous and at every point we can draw a unique tangent, therefore it is derivable at that interval also, in that interval also, है ना? So what is this point? This is nothing but a comma f of a and ये point क्या होगा? It is nothing but b comma f of b. Now if I join these 2 points, this is a line and what is the slope of this line? आपने किया हुआ पहले भी, अगर आपके पास किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता हो तो उस लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं हम? y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑफ द पॉइंट्स, उन दोनों का डिफरेंस upon b minus a. If you remember that result, if you have 2 points on the line, that is x1 y1 and x2 y2, these 2 points lying on the same line, then slope of this line is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो मैंने भी यही किया है यहाँ पे. This is f of b minus f of a upon b minus a. So this is nothing but slope of the line joining the end points of this curve, है ना? So from here what we are getting that f dash c भी क्या represent करता है? Slope of the tangent at the point C. So इसका मतलब क्या हुआ? Slope of the tangent at C is equal to slope of the line joining the end points A and B. जो end points होंगे कर्व के A और B, उसके ऊपर जो points बनेंगे, अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, ये हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे एंड पॉइंट्स बने, उन दोनों पॉइंट्स को हमने अगर ज्वाइन किया तो जो लाइन आई उसकी जो स्लोप है वही स्लोप इस रीजन में ए टू बी के अंदर एक पॉइंट हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, वो इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा. सो पैरेलल का मतलब स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस इज सेम. ठीक है, ए और बी के बीच में हमें कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे अगर हम पॉइंट निकालें, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की स्लोप आएगी दैट इज इक्वल टू दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज़ लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व. ठीक है, अगर हम एंड पॉइंट्स पे कर्व को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप और इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? इक्वल. दिस यू हैव टू प्रूव. फाइन, हाउ विल यू प्रूव इट? फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? दैट इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एज वेल एज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन अपनी तरफ से कंसिडर करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन दिस स्मॉल एफ एक्स एंड प्लस ए एक्स ले लिया हमने. वेयर हमने क्या किया, ये फंक्शन अपनी तरफ से लिखा है, अपनी तरफ से चूज किया है, तो हम इसमें जो ये कांस्टेंट लिख रहे हैं ए, वी चूज ए इन सच अ वे, हम इस तरह से इस ए को चूज करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे सच दैट जो हमारा कैपिटल एफ ऑफ ए हो और कैपिटल एफ ऑफ बी हो वो आपस में क्या हो? इक्वल. ठीक है, हमने फंक्शन को डिफाइन ही ऐसे किया सच दैट ए जो कांस्टेंट है
वो क्या हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, what is your f of a from here? That is nothing but small f a plus capital A into a, and f of b is nothing but f of b plus a times b, है ना। सो मुझे a की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, a को एक साइड कर लो और बाकी सारे टर्म्स एक साइड। सो इट इज a इंटू स्मॉल a माइनस a इंटू स्मॉल b इज इक्वल टू f of b minus f of a. So if I take minus sign common from here and a also common, we get this is minus a into b minus a is equals to f of b minus f of a. Fine. So minus a is nothing but f of b minus f of a upon b minus a. मैंने सिर्फ यहाँ माइनस साइन भी कॉमन इसलिए लिया ताकि यही वाली टर्म बन जाए, डिनोमिनेटर में अदरवाइज a माइनस b आता, ठीक है। जस्ट टू मेक दिस सेम आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन। नाउ अब जो ये फंक्शन एफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन किस टाइप का है, small fx is continuous in the closed interval a to b and this is nothing but a polynomial. So polynomial तो हर जगह continuous होता है, therefore it is also continuous in the closed interval a to b. So fx is nothing but sum of two continuous functions in the interval a to b. So therefore this function is also continuous. This is also continuous in the closed interval a to b. ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हमने क्या कहा, स्मॉल एफ एक्स डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल ए टू बी and this being a polynomial is also derivable in the open interval a to b. So capital Fx is nothing but sum of two derivable functions in the interval a to b. Therefore this is also derivable in the open interval a to b. Fine. Now one thing, हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन जब कंसिडर किया था उसमें कांस्टेंट ए इस तरह से लिया था ताकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या हो, इक्वल। तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस फंक्शन के ऊपर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम एक सी मिलेगा इन द ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ ऑफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट सी, दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ सी प्लस ए, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। This implies f dash c is equals to minus of a. और minus of a की क्या वैल्यू थी, that is nothing but f of b minus f of a upon b minus a. So finally what we get, f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. इसका मतलब Lagrange's theorem से हमें क्या मिला कि अगर कोई फंक्शन किसी एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब पॉइंट्स पे डेरिवेबल है, तो हमें उसमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिस पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करूं तो वो किसके इक्वल होएगी, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। फाइन, सो दिस वी हैव टू प्रूव। Now there are some results dependent upon this Lagrange's theorem. First corollary is, if f is differentiable in closed interval AB, हमें Lagrange's theorem में ये सिर्फ open interval में differentiable चाहिए, but अब क्या दिया हुआ है, it is differentiable in the closed interval AB and f dash x is not equal to 0 is equal to 0 for all x belongs to this interval और डेरिवेटिव हर पॉइंट पे किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, देन दिस फंक्शन f must be is a constant function in the interval a to b. What we have to prove, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल में और उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल के हर पॉइंट पे जीरो है, इन दैट केस वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, कांस्टेंट।
कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल में कांस्टेंट है, इसका मतलब उस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, है ना। तो हम इस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल सच दैट अल्फा इज लेस देन बीटा. एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा से क्या है, छोटा. अब ये इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं. ठीक है, सो this lies between close interval a to b, therefore we can write a is less than equal to alpha is less than beta is less than equal to b. Now it is given to you that f is differentiable in the close interval a to b. और अल्फा बीटा जो इंटरवल बन रहा है हमारे पास, दैट इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल. तो इसका मतलब ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना. और जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं उस इंटरवल में. इट मीन्स व्हाट वी गेट, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा, एफ इज डेरिवेबल. वैसे तो ये क्लोज इंटरवल में ही डेरिवेबल है, बट हम कहाँ ले लेते हैं, ओपन इंटरवल में. क्यों, क्योंकि मुझे इस पे लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करनी है. नाउ हमें सिर्फ ओपन इंटरवल चाहिए, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिखा. फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा, डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल में. तो बाय लेग्रांजेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा सच दैट f dash c is equals to f of beta minus f of alpha upon beta minus alpha. And it is given to you that derivative of the function at all points of the interval is equal to 0. इसका मतलब f dash c भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. तो इट मीन्स ये वैल्यू भी 0 हो गई. फाइन. अब ये 0, इसका मतलब न्यूमिरेटर मस्ट भी 0, है ना. तो इट मीन्स f of beta minus f of alpha is equals to 0. इट मीन्स f of beta is equals to f of alpha. इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट्स लें इस इंटरवल पे, उनकी उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या रह रही है, सेम. इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इस रीजन के, इस इंटरवल के हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम. हेंस एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन. अगर हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन. फाइन. और यही हमें प्रूव करना था. So now let's do one more result. Second corollary based on this is, if f and g are two functions which are differentiable in the closed interval a to b and have equal derivatives at all points of the interval a to b, close interval a to b. डेरिवेटिव हर पॉइंट पे क्या है, सेम इन दोनों फंक्शंस का. देन वी हैव टू प्रूव एफ एक्स एंड जी एक्स, these two functions differ by a constant. Let's understand the result first. हमें क्या कहा है, f और g दो functions हैं जो differentiable हैं इस closed interval a b में, और इनका डेरिवेटिव इस इंटरवल के हर पॉइंट पे सेम है. इसका मतलब f dash x is equals to g dash x for all x belongs to the interval a to b. Fine. Then we have to prove fx and gx differ by a constant. इसमें हम पीछे वाला रिजल्ट ही यूज करेंगे. लास्ट रिजल्ट क्या था, कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल के हर पॉइंट पे 0 है. फंक्शन क्या है यहाँ पे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स. इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे इस इंटरवल के क्या है, 0. then that function must be a constant function. This implies the function must be a
कांस्टेंट फंक्शन, है ना। तो इस रिजल्ट को यूज करने के लिए पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सिंगल फंक्शन। तो वी क्रिएट अ फंक्शन f of x which is equals to small fx minus gx। अब ये दो फंक्शंस हमें गिवन थे which both are differentiable in the closed interval a to b। So difference of two differentiable functions is again differentiable. So hence first condition is satisfied that this function is differentiable in the closed interval a to b. Fine. And we know that what is the derivative of f of x? That is equals to small f dash x minus g dash x. And it is given to you that for all x belongs to this interval, these two values are same. Therefore, difference of these two is equals to 0 for all x belongs to the interval a to b. Hence, what we get? From the last result, we get that capital F of x is nothing but a constant function. What is your capital F of x? That is nothing but small fx minus gx. इसका मतलब it must be equal to a constant. Fine. Suppose that constant is k. Now fx किसके equal आया? That is equals to gx plus k. Or you can say these two functions differ by a constant. Fine. और हमें यही prove करना था. Clear? Now there is one more corollary based on this. That is, if a function f is, first is continuous on the closed interval a to b, second is derivable in the open interval a to b, and third condition is derivative of the function is greater than 0 for all x belongs to the open interval a to b। अब end points पे derivative greater than 0 नहीं कहा उसने, सिर्फ बीच के सारे points पे derivative क्या होगा, greater than 0। then क्या होना चाहिए, क्या result होगा, then f is strictly increasing, f is strictly increasing on this interval। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब ये नहीं कि वैल्यूज इक्वल होंगी आपस में, बड़ी ही होंगी। हर जैसे जैसे हमारे x बड़ा होएगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। फाइन। सो हाउ विल यू प्रूव दिस? क्या गिवन है हमें कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट इज ग्रेटर देन 0। फाइन। तो हमें प्रूव करना है इस पूरे इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि अगर कोई नंबर बड़ा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बड़ी। इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा देन ऑब्वियसली एफ ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ बीटा भी उस वैल्यू से क्या होगा, बड़ा। तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो इसीलिए हमें ए बी पॉइंट्स लेके बात नहीं कर सकते, हमें जनरल कोई भी दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे इसके अंदर। फाइन। सो वी टेक अल्फा एंड बीटा एनी टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स पॉइंट्स ले लिए, तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा और एक बड़ा। तो हम मान लेते हैं सपोज अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इज लेस देन बीटा, इज लेस देन इक्वल टू बी। फाइन। अब ये जो इंटरवल बना अल्फा बीटा, दिस इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। फाइन। एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल पे डेरिवेबल भी होगा। तो इस पे डेरिवेबल है तो इसका मतलब इस इंटरवल पे भी ये फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। अब इसका यूज बाद में करते हैं, बट इन दोनों कंडीशन से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे और इस इंटरवल में डेरिवेबल है, तो बाय यूजिंग Lagrange's theorem there exists at least one point c in this interval such that derivative at that point c is equals to f of beta minus f of alpha upon beta minus alpha।
Now we use a third condition that derivative at every point of the function is greater than 0. This implies f dash c is also greater than 0. अगर ये greater than 0 है तो f dash c किसके इक्वल है? f of beta minus f of alpha upon beta minus alpha. इसका मतलब ये भी क्या होगा? Greater than 0. Now we know that beta is greater than alpha. हमने यही माना था यहाँ पे. तो इसका मतलब beta minus alpha is obviously greater than 0. और ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन जीरो है तो न्यूमिनेटर भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो. दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बीटा शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एल्फा. और फर्स्टली वी कैन राइट दैट एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा शुड बी ग्रेटर देन जीरो. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो, ये पूरी टर्म ग्रेटर देन जीरो, तो न्यूमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो. फाइन. So from here what we get? F of beta is greater than f of alpha. कब? When beta is greater than alpha. इसका मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी क्या हो रही? इंक्रीज हुई. Therefore it is strictly increasing. इक्वालिटी नहीं है, देखो यहाँ पे strictly बढ़ा है तो इसका मतलब the function is strictly increasing function. ठीक है. अब सिमिलरली मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी. अगर डेरिवेटिव हर पॉइंट पे लेस देन जीरो हो for all x belongs to that interval, then function is strictly decreasing. चेक करें. अगर फंक्शन लेस देन जीरो, सिर्फ यही यहाँ आके यूज किया ना हमने कंडीशन को, बाकी दोनों पे तो होल्ड कर ही रही थी चीज, है ना. तो अब इसी चीज के अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पे लेस देन जीरो है तो क्या होगा? देन एफ डैश सी इज लेस देन जीरो. और अगर ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब f of beta minus f of alpha upon beta minus alpha is less than 0. फाइन. बट हमें पता है हमने जो बीटा लिया था वो अल्फा से क्या लिया था? बड़ा. इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा इज पॉजिटिव. ये पूरी टर्म नेगेटिव एंड बीटा माइनस अल्फा इज पॉजिटिव. इसका मतलब न्यूमरेटर मस्ट बी नेगेटिव, है ना. तो न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ एल्फा व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा. जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई. इसका मतलब योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फाइन. हम क्वेश्चंस में ये रिजल्ट भी यूज करते हैं. अगर हमें फंक्शन आगे रिजल्ट जो प्रूव करने होंगे उसमें हम ये भी यूज करेंगे कि अगर f डैश derivative of the function at every point of the interval is less than 0, then function is strictly decreasing, and if it is greater than 0, then function is strictly increasing. Fine. So these are the all results based on Lagrange's theorem. So let's do some examples. First example is, examine the validity of Lagrange's mean value theorem for the function x raised to power 1 by 3 in the interval minus 1 to 1. ठीक है. सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है हमें? x रेज टू पावर 1 बाई 3. किसी भी फंक्शन पे लेग्रांजिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है? दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, वट एवर इंटरवल इज गिवन टू यू. ठीक है. और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल अगर हम बनाते हैं इंटरवल से तो उस पर फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए. और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है उस इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वहाँ कॉन्टिन्यूस भी होगा. ठीक है. तो अगर हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो फंक्शन पॉलिनोमियल है इसलिए हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो गिवन इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. बट अगर वो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है तो हम क्या करते हैं? उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन डेरिवेबल है इस इंटरवल के ऊपर या नहीं. अगर डेरिवेबल नहीं होता तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. तो इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस हो ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम इस पे इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे कि क्या आएगा. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1 by 3 x raised to power 1 by 3 minus 1, which is 1 by 3 x raised to power minus 2 by 3. or we can write it down like this, x raised to power 2 by 3. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. and now we know that इस इंटरवल में -1 से लेकर 1 में 0 भी एक पॉइंट आता है और 0 पे ये डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं होगा. इसका मतलब हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है
यह नहीं एग्जिस्ट करता है ना। तो अब हम जीरो पे इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जीरो पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, किसी भी एक को निकाल सकते हो। अगर दोनों एक सही निकलता है, एक की वैल्यू सही आती है तो आप दूसरा निकालोगे। अदरवाइज अगर एक ही हमारा इनफाइनाइट बनता है तो हम क्या कहेंगे कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसमें हम लिमिट निकाल रहे हैं, और अगर एक साइड की लिमिट भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बनती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम चाहे इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, चाहे इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो आई विल कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, विच इज नथिंग बट लिमिट, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर मैं इसको पूरी फॉर्मेशन में लिखूं, x गोज टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो अब क्या करेंगे, हम x को पुट करेंगे जीरो प्लस एच। नाउ व्हेन x goes to zero, h also approaches to zero. So what is the limit value now? Limit h approaches to zero, f of zero plus h मतलब f of h minus f of zero upon h minus zero, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे h पुट करें तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज h रेज टू पावर 1/3 माइनस जीरो पुट करें तो जीरो रेज टू पावर 1/3 इज ऑल्सो जीरो, फाइन, होल डिवाइडेड बाय h minus 0 means h only. So this is nothing but limit h approaches to 0, h raised to power 1/3 upon h, which is equals to limit h approaches to 0, h raised to power 1/3 minus 1. So it is nothing but limit h approaches to 0 of h raised to power minus 2/3, है ना, which can further be written as 1 upon h raised to power 2/3. Now when h approaches to 0, this term will approach to infinity, है ना। Therefore right hand limit does not exist, right hand derivative does not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x at 0 does not exist। और इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल 1 - 1 to 1 में डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, हेंस द कंडीशन ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम डज नॉट होल्ड। फाइन, सो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो लेग्रांजेस थ्योरम की कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। क्योंकि लेग्रांजेस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर हम आगे वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं, वही इस केस में अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर एफ एक्स हमारा साइन एक्स फंक्शन है तो इसके लिए हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। एज वी ऑल नो, दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। तो बट हमें जो इंटरवल दिया हुआ है, हमें उस इंटरवल में चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं। दिस इज द इंटरवल फ्रॉम π/2 टू 5π/2, है ना। तो इसका मतलब हमें पता है कि साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। देयरफॉर साइन एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इन दिस इंटरवल ऑल्सो। ठीक है, अब साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ भी आप लोगों को पता है, एंड यू नो दैट दिस फंक्शन इज डेरिवेबल ऑल्सो। हर जगह ये फंक्शन डेरिवेबल भी होता है क्योंकि इसकी वैल्यू, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज इक्वल्स टू cos x, है ना। ये भी इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन क्या रहता है, फाइनाइट। ठीक है, और इसलिए इसका मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी इस इंटरवल के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस this function f of x is derivable in the open interval π/2 to 5π/2. Fine. So both the conditions of Lagrange's theorem hold. Therefore, there exists a point C in the interval π/2 to 5π/2 such that f dash C is equals to f of 5π/2 minus f of π/2 upon 5π/2 minus π/2. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम हेयर,
हमें पता है एफ डैश सी क्या आएगा, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, सी, तो इट मीन्स कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू what is the value of the function at 5 pi by 2. 5 pi by 2 is nothing but odd multiple of pi by 2, but ये वैल्यू आएगी कहाँ, लेट्स सी, हम पाई बाय टू इज दिस पॉइंट, ये पूरा मूव करके वापस यहाँ आ रहा है ना, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज 3 पाई बाय टू, दिस इज अगेन 5 पाई बाय टू, ठीक है, तो इट मीन्स 5 पाई बाय टू पे भी फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस पाई बाय टू पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1, फाइन, अपॉन 5 pi by 2 minus pi by 2 is nothing but 4 pi by 2, or you can write it as 2 pi. 1 minus 1 is 0. Fine. It means from here what we get, cos of c is equals to 0. अब cos c 0 कब होता है? That is at pi by 2, 3 pi by 2, 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह इन सब वैल्यूज पे हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कॉस ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है 0, बट हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में लाई करे, एंड वी नो दैट 3 पाई बाय 2 इज अ पॉइंट विच लाइज इन दिस इंटरवल, तो इट मीन्स हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, f of b minus f of a upon b minus a, where b is 5 pi by 2 and a is pi by 2. Hence, our Lagrange's theorem is verified. Clear? Now, let's take one more example. Now, using Lagrange's theorem, prove that mod of sin m minus sin n is always less than equal to m minus n for all m and n. अब हमें ना तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है ना ही इंटरवल दिया हुआ है, बट हमें लेग्रांजेस थ्योरम को यूज करके ये प्रूफ करना है. सो फ्रॉम हियर you have to find out the function yourself and interval yourself. First of all, एक चीज देखें, हमारे जो लेग्रांजेस थ्योरम होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. So it is something like f of b minus f of a, है ना, तो b is your m here and a is your n here and function is like sin x. Fine. So it means interval क्या होगा n to m. ठीक है, सिमिलर टू दिस लग रहा है, इसीलिए हमने इसमें से फंक्शन मान लिया sin x एंड n और m हमारे क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग a एंड b. फाइन. अब चेक करते हैं क्या इस फंक्शन पे लेग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं. एज वी ऑल नो साइन फंक्शन हमेशा हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, और हर जगह डेरिवेबल भी होता है तो यहाँ भी डेरिवेबल होगा. इसका मतलब हम इस पे लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन द इंटरवल n to m such that f dash c is equals to what, that is equals to f of m minus f of n upon m minus n. ठीक है, so what is the derivative of the function at c, that is nothing but cos c is equals to what, sin of, फंक्शन में क्या पुट करना है x की जगह पे m, it is sin m minus sin n upon m minus n. as you know हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, तो we take modulus here. फाइन. नाउ हमें पता है कि cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1. Sin of m minus sin n, mod of cos of c is always less than equal to 1. So mod of this is also less than equal to 1. ठीक है, we can write it as mod of sin m minus sin n upon mod of m minus n. Modulus is always positive, so we multiply both sides by mod of m minus n and we'll get mod of sin m minus sin n is always less than equal to mod of m minus n, and this you have to prove. Fine. So in this way you can try the questions of Lagrange's theorem.
There are some more problems on Lagrange's theorem, but we will do that in next lecture. Thank you very much.